हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये चल रहा है आपका कंप्लीट कोर्स ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर एनडीए। ये एनडीए के लिए स्पेशली डिजाइंड है। यहाँ पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक से एडवांस तक हर एक टाइप यहाँ पे कवर्ड अप है। 6 टाइप्स हम ऑलरेडी कवर्ड अप कर चुके हैं। ये टाइप 7 है बेस थ्योरम। इसमें पुराने टाइप्स की वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी हुई है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोर्स आपके एनडीए और सीडीएस के लिए मैथ्स का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम को। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछले टाइप में सीखा था, इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि बेस थ्योरम में काम आएगा। देखो हमने क्या सीखा था पिछले टाइप में कि अगर कोई इवेंट E2 ऑलरेडी हो चुका है, E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो तब E1 के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से P(E1 by E2)। इसका मतलब E2 पहले ही हो चुका है और अब E1 के होने के कितने चांसेस हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1 और E2 का इंटरसेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे E2 की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगर हमने लिखा P(E2 by E1), इसका मतलब E1 ऑलरेडी हो चुका है, E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी नीचे, E1 और E2 का इंटरसेक्शन ऊपर। ठीक, अब इससे हम सीखेंगे बेस थ्योरम। नई फॉर्मूला देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगा, आराम से समझ आ जाएगा। इस फॉर्मूले की हमें ना एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूरत पड़ेगी भी नहीं। मैं आपको बिना ये फॉर्मूला यूज करे सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये आपके रेफरेंस के लिए है। ये सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता दूंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट आ जाएगा और कॉन्सेप्ट के बाद ये फॉर्मूला आप खुद बना रहे होगे, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो भी फॉर्मूला लगा के बिना उसको याद करे। आप सिर्फ सुनना, जो ही मैं बता रहा हूं अभी सिर्फ उसको कहानी के तरीके से समझ लो। देखो समझना, हमारे पास में दो पर्स हैं, ठीक है, ए और बी नाम के दो वॉलेट हैं। हमारे पास में दो अलग अलग पर्स हैं। अब इन पर्स में ना अच्छा खासा अमाउंट है, खूब पैसा भरा हुआ है हमने। तो हमारे पास में 2000 के कुछ नोट्स हैं, हमारे पास 500 के कुछ नोट्स हैं, 200 के कुछ नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, और मान लो हमारे पास 50 के भी नोट्स हैं। 2000 के मान लिया यहाँ पे 4 नोट्स हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। देन यहाँ पे 200 के 3 नोट है, सपोज यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 100 के मान लो 4 नोट्स हैं, यहाँ पे 5 है, 50 के 2 और यहाँ पे 3। मान लो अलग अलग नोट हैं, ठीक है। अब मैंने आपको अगर एक 50 का नोट दिया, ठीक है भाई, इतना ही दूंगा मैं, तो अगर मैंने आपको एक 50 का नोट दिया, तो अब इस नोट को देने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, कितने तरीके से आपको ये नोट दिया जा सकता है। ठीक, देखो तो आप क्या कहोगे, दो पर्स हैं आपके पास में, तो सबसे पहले ना आप किसी एक पर्स को चुन लोगे। ठीक, तो मैंने जैसे ए वाले पर्स को चुन लिया, ए पर्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। उसके बाद में टोटल नोट कितने हैं, टोटल देखो 4 2 6 3 9 5 14 4 18। देन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 1 6 5 11 3 14, तो यहाँ पे टोटल 18 नोट हैं। अगर मैंने ए वाला पर्स चुन लिया तो उसमें से 50 का नोट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/18। फिर और इसके अलावा किस तरीके से 50 का नोट आपको मिल सकता है कि मैंने बी वाला पर्स चुन लिया, तो बी वाला पर्स चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 1/2 क्यों आ रही है, दो पर्स है ना, दो एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक को चूज करना है, तो दो में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 7 में से 2 को चूज करना होता, प्रोबेबिलिटी 2/7। सिंपल सा रूल है, 3 पर्स होते तो 1/3 हो जाती। तो अब इसमें से 50 का नोट मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/14। 3 नोट है ना 50 के, 3 है फेवर के, टोटल है 14, 3/14। या तो यहां से मिल जाएगा या फिर यहां से मिल जाएगा, आइदर और का सिनेरियो है, या तो ए में से मिलेगा या बी में से मिलेगा। तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा। ए वाला पर्स चुना, उसके बाद में 50 का नोट चुना, बी वाला पर्स चुना, उसके बाद में 50 का नोट चुना। यही दो तरीके हो सकते हैं ना। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो नोट तो मैंने आपको 50 का दे दिया, ठीक, और वो मैंने आपको ए में से निकाल के दिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे सर देखो टोटल तरीके 50 का नोट देने के ये हो सकते हैं, ठीक है, टोटल तरीके इतने हो सकते हैं, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है कि आप 50 का नोट दोगे। अब इसमें से हमारे फेवर का कौन सा है, ए वाला, तो ए को चूज करने के तरीके ये, उसमें भी 50 का नोट चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये, इसे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है बस बेस थ्योरम। ठीक, ये जो इतनी बड़ी राम कहानी लिखी हुई है ना, इसका सारांश बस वो उतना सही है जो मैंने आपको समझाया। अब एक बार क्वेश्चंस देखना, और क्वेश्चंस की मदद से आपको ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो आपसे क्या कहा गया,
एक बोल्ट फैक्ट्री है, हर क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो क्वेश्चन पे फोकस करो, फॉर्मूला भूल जाओ। देखो एक बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन है ए बी सी, तो ए बी और सी नाम की 3 मशीन है। इस ए बी सी की वजह से जो प्रोडक्शन होता है कंपनी में वो है 25%, 35% और 40%। मतलब अगर कंपनी में 1000 बोल्ट बने तो 400 इसने बनाए, 350 इसने, 250 इसने, इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट 5, 4 और 2% आर डिफेक्टिव। अब जो इन्होंने प्रोडक्शन कर दिया उसमें से डिफेक्टिव माल कितना है, खराब चीजें कितनी दे रहे हैं ये, तो ये 5% खराब बनाता है, ये 4% खराब बनाता है और ये 2% खराब सामान प्रोडक्शन कर रही होगी मशीन। ठीक है, मशीन है ये। अब उसने कहा अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, अब एक बोल्ट को निकाला फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट, इसमें इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये जो लाइन है ना, मुझे मेरा फोकस बस इस पे बना के रखना है। अगर मैंने इस लाइन को पकड़ लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो उसने क्या कहा, 3 मशीन एबीसी हैं, इतना इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना इतना डिफेक्टिव माल है। अब अगर हमने उसमें से एक बोल्ट को निकाला, वो डिफेक्टिव आ गया, तो अब इसके आगे नहीं बढ़ना, आगे की लाइन नहीं पढ़नी, पहले मुझे ये बताना कि डिफेक्टिव निकालने के तरीके कितने कितने हो सकते हैं। देखो या तो मैं मशीन ए को चूज कर लूं, या फिर मैं बी को चूज कर लूं, या फिर मैं सी को चूज कर लूं। और यहां पे ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3? नहीं, यहां 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्यों? अगर मैंने इस तरीके से एक डब्बे में 100 बोल्ट रखे हुए हैं तो 100 में से 40 तो सी के होंगे, 35 होंगे बी के और 25 होंगे ए के। तो अगर मैंने एक बोल्ट को रैंडम उठा लिया तो वो ए का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/100 ना। तो जितना ए ने प्रोडक्शन करा है उतनी तो उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर तीनों ने बराबर प्रोडक्शन करा होता तब प्रोबेबिलिटी होती 1/3। जब हम पर्स वाले एग्जांपल ले थे तो दोनों पर्स एक जैसे थे, इसलिए हर एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, 25%। सो सबसे पहले ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 25%, तो ये हमने लिख दिया 25%। अब उसमें भी डिफेक्टिव माल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। ए को चूज करा और ए में भी डिफेक्टिव माल निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/100 इंटू 25/100 सही है। या फिर डिफेक्टिव माल कैसे आ सकता है, बी वाले को चुन लो, तो चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 35/100, 35% है ना। अब उसके बाद में इसमें डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही। सी को चूज करा, इसकी प्रोबेबिलिटी 40/100, उसमें डिफेक्टिव माल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/100 सही है। टोटल तरीके यही हो सकते हैं ना डिफेक्टिव पीस को चुनने के। तो इस मेथड को, जो अभी मैंने टोटल आउटकम्स बनाई है ना, इस टोटल को कहा जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये आपका कहा जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 ही तरीके हो सकते हैं जिसमें हम किसी डिफेक्टिव बोल्ट को चूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में वापस आना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो हमारे फेवर का कौन सा है, सी वाला। तो सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और इससे डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी ऊपर रख दो। या तो हमें यहां से डिफेक्टिव माल मिलेगा या यहां से। फेवर का हमारी ये वाला है, तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो नीचे 100 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 42 80। यहाँ पे कितना है, 25 इंटू में 5 हो गया 125, प्लस में 35 इंटू 4 हो जाएगा 140, 40 इंटू 2 हो जाएगा 80। तो 140 80 220, ये हो गया 320, 345। तो 80/में 345 सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से आ जाएगा 16, 5 से आ जाएगा 630, 945। तो 16/69 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई फॉर्मूला यूज करा यहां पे, कुछ भी इस्तेमाल हुआ वैसा डिफिकल्ट नहीं हुआ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो गया, फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। तो ये क्या करता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है। ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 में से 3 बार सच बोलेगा। तो फिर फॉल्स बोलेगा, यानी कि झूठ बोल रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। 1 - 1/4, 75% बार सच बोल रहा है तो 25% बार झूठ भी बोलेगा, बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे 3/4 हो गया ट्रुथ और 1/4 हो गया फॉल्स। ठीक, अब उसने क्या करा, ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाइस फेंकी और रिपोर्ट करता है कि ये 6 है। उसने एक पासा फेंका और बोला ये तो 6 आ गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सचमुच में एक 6 आ रखा होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। देखो
ठीक है, ये थोड़ा सा कम लैंग्वेज में ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल मतलब ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में बहुत आते हैं क्योंकि ये लेंदी नहीं है, ये ट्रिकी है। सुनना यहाँ पे, देखो कहां फंसाना चाह रहा है एग्जामिनर आपको। देखो, या तो उसने सच बोला होगा या फिर उसने झूठ बोला होगा। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसने सच बोला या तो उसने झूठ बोला। अगर उसने सच बोला तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अगर उसने झूठ बोला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ठीक है, अब उसने डाइस फेंका और रिपोर्ट किया, उसने बोला कि 6 आ गया। तो जब उसने सच बोला होगा तो एक्चुअल में 6 आया होगा ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और जब इसने झूठ बोला होगा तो क्या उस समय पर 6 आया होगा? इसका जवाब है नहीं। देखो, अगर इस पर्सन ने यह कहा कि 6 आ गया, ठीक, और एक्चुअल में 6 था, ठीक है, सचमुच में पासे पे मान लो 6 आ रखा था, ठीक, तो इसने सच बोला और 6 आया। तो जब इसने झूठ बोला होगा तो 6 थोड़ी आ रखा होगा, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो या तो इसने सच बोला या इसने झूठ बोला, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सचमुच में एक 6 था। तो यहां पे हमें सचमुच में एक 6 था, यानी कि इस वाले केस को फेवरेबल केस रख लेना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है हमारे पास, 3/24 प्लस में यहां पे कितना बनता, 5/24। अब उसने एक्चुअल में सच बोला होगा और 6 आ भी गया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/24। तो यह आ गया 3/24, ऊपर नीचे कट गया तो ये 3/8। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस कराती है स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर्स का। 2000 स्कूटर वाले हैं, 4000 कार वाले हैं और 6000 ट्रक वाले हैं। इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01, 0.03 और 0.15। देन हमसे कहा गया वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, इनमें से एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। पहले यहां तक आएंगे कि इनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया। देखो, एक्सीडेंट कराना है मतलब हो गया है, हमें तो बस ये देखना है कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है। मतलब एक बंदा हम चूज करें, उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे स्कूटर वाला। तो स्कूटर वाला चूज करने के केसेस हो गए 2000 अपॉन में 2 4 6 6 6 12, तो यानी कि 12000 पर्सन है। टोटल लोग कितने हैं, 12000। तो इसमें हमें स्कूटर वाले को चूज करना है। अगर इसमें इंडिविजुअल को हमें चूज करना है तो 2000 अपॉन में 12000 आ जाएगा। ऐसे हम कार वाले का करेंगे, ऐसे हम ट्रक वाले का करेंगे। तो तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2000 के अपॉन में 12000। ऐसे ही कार वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू करके भी लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, ये आपको आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। सो देखो, यहां पे स्कूटर वाला हमने चूज करा, उसके बाद में इसका एक्सीडेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 प्लस हमने फिर कार वाला चूज करा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4000 के अपॉन में 12000 और इसका एक्सीडेंट हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03। ट्रक वाला चूज करा, इसकी प्रोबेबिलिटी 6000 के अपॉन में 12000 और एक्सीडेंट हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो स्कूटर वाले के केस में 2000 अपॉन में 12000 ये आ गया 1/6 और ये हमारे पास क्या आ गया 1/100। कार वाले के लिए हमारे पास क्या आ गया 1/3 इंटू में 3/100। देन यहां पे क्या आ गया 1/2 इंटू में 15/100। अब निकालते हैं देखो प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास में टोटल एक्सीडेंट हो जाएगा एक पर्सन का, इसके कितने तरीके हैं, 1/600 स्कूटर वाले का, देन 303 कट गया तो 1/100 बचा, तो 1/100 कार वाले का, प्लस यहां पे कितना आ गया 15/200 ट्रक वाले का। यही मेथड्स हो सकते हैं ना जिसमें किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो, स्कूटर वाला चूज करा एक्सीडेंट कराया, कार वाला चूज करा एक्सीडेंट कराया, ट्रक वाला चूज करा एक्सीडेंट कराया। हमें जानना है कि अगर इसमें स्कूटर वाला हमारे फेवर का है तो क्या आंसर आएगा, तो 1/100। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 100 तो ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा, ऐसे काटते नहीं है जैसे मैं काट रहा हूं, ये कॉमन लिखा जाता है बाहर फिर ऊपर नीचे कटता है। तो देखो ये हमारे पास आएगा 1 में यहाँ पे 6 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12। नाउ 6 से ये डिवाइड होगा 1 टाइम्स, प्लस में 1 से डिवाइड होगा यहाँ पे 12 आएगा, प्लस में 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम तो 15 6 यहाँ पे आ जाएगा 90, 12 जाएगा ऊपर, तो 12 के अपॉन में
90, ये 10 100, ये आ जाएगा 103। इसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसा एरर हुआ है छोटा सा, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो फटाफट से एक बार बना देता हूं, देखो फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्कूटर वाले को चूज करा तो 2/12,000, ये आ गया 1/6। इसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 यानी कि 1/100। इसके बाद में कार वाले को चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/12,000 यानी कि 1/3। एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/100। प्लस ट्रक वाले को चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 6,000/12,000 यानी कि 1/2। एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 15/100। सही है। तो ये हमारे पास में ऊपर इसमें हमें किसका रखना है, इसमें ऊपर रखना है हमें स्कूटर ड्राइवर को। और स्कूटर ड्राइवर यहाँ पे ये वाला है, फर्स्ट वाला, ये हमने गलत लिख दिया था, तो ये आ जाएगा 1/600। तो सब में से जीरोस को मना के ये कट जाएगा, देन ये 3 और 3 कट जाएगा। अब 6 और 2 का एलसीएम डायरेक्टली 6 ही आ जाएगा। नाउ 6 से कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, प्लस 1 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, प्लस 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 45, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/6। तो 6 और 6 कट गया, ये आ गया 1/52। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो जाता है छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर ना। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, दो बैग है हमारे पास ए और बी, इनमें डाटा क्या दे रखा है कि 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। देन हमसे कहा गया यहाँ पे 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। नाउ हमने एक बैग में से एक बॉल निकाली और वो मिल गई है रेड बॉल। बस इतने पर रुक जाओ। रेड बॉल निकालने के तरीके देखो, सबसे पहले बैग ए और बैग बी को चूज करेंगे। अब देखो ये ना हमारे पास में 2 अलग अलग बैग्स हैं, ये 2 बैग्स बाहर से आइडेंटिकल दिख रहे होंगे और हमें इसमें से ये बताना है कि ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 और 1/2 आ रखी होगी। सबसे पहले ए को चूज करा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। यहां पर हमने ए को चूज करा, अगर ए को चूज कर लिया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, प्लस बी को चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। 5 बॉल्स हैं रेड, टोटल है 9, तो 5/9। अब इसमें से ये ए को चूज करा और उसमें से रेड को चूज करा, यहाँ बी को चूज करा और रेड को चूज करा। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। सॉल्व करते हैं। ये आ गया 5/18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/10, प्लस में आ जाएगा 5/18। डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम आ गया 90, 10 से कैंसिल 9 टाइम्स तो 27, प्लस 18 से कैंसिल 5 टाइम्स तो 25। ऊपर हमारे पास में यहाँ पे 5/18 है, तो 18 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 गया ऊपर तो ये आ गया 25 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 52। तो 25/52 ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। हमसे कहा गया एक क्लास में 5% बॉयज हैं और 10% गर्ल्स हैं जिनका आईक्यू मोर देन 150 है, जो इनका इंटेलिजेंस है वो 150 से ज्यादा है। ठीक है। इन दिस क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। ओके, तो एक क्लास है हमारे पास जहां पर बॉयज हैं 60% और गर्ल्स हैं यहाँ पे 40%। दिया नहीं है 40%, बट ऑब्वियसली अगर 60% है 40%। अब बात आती है आईक्यू की, तो बॉयज का जो आईक्यू हो जाएगा, देखो मैं फेवर ले नहीं रहा हूं, यहाँ पे तो ऑलरेडी गलत दिया है। बॉयज का आईक्यू 5% बॉयज ऐसे हैं जिनका आईक्यू 150 से ज्यादा है और 10% गर्ल ऐसी हैं जिनका आईक्यू 150 से ज्यादा है। हमने एक रैंडम स्टूडेंट को चूज कर लिया और वो 150 से ज्यादा आईक्यू वाला निकल गया। ओके, अब ये लास्ट का नहीं पढ़ना, पहले इतना बनाओ कि 150 से ज्यादा आईक्यू वाला स्टूडेंट कब बनेगा। सबसे पहले बॉय को चूज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60/100, उसमें भी 150 से ज्यादा आईक्यू चूज करने की प्रोबेबिलिटी 5/100। या फिर गर्ल को चूज कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 40/100, उसका आईक्यू 150 से ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/100। देन हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय। ओके, तो सबसे पहले हमने बॉय को चूज करा और उसका आईक्यू हमें कहा था ना 150 से ज्यादा, तो अब इसको यूज कर लेते हैं। पूरे में से 10 ये जो आपके 100 है ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर कितना आया 300, नीचे कितना आया 300, प्लस में 400 यानी कि 300/700, 3/7। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नाउ अब एक बार ना फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूले में आपको देखो यही कहा गया था जो अब तक हमने बनाया। हमारे पास में H ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है,
तो सिनेरियो देखो ऐसा था कि सबसे पहले हमारे पास में ना रेड बॉल आ चुकी है। तो देखो आपके पास में ये भी वही कर रखा है, जो हमने फॉर्मूला बनाया वैसे ही है। नीचे जो बना रखा है टोटल प्रोबेबिलिटी बना रखी है। देखो सबसे पहले हमने बैग ए को चूज कर लिया। अब ए को चूज कर देने के बाद में उसमें से रेड बॉल आ रखी होगी, यहाँ पे ई आ रखा होगा, ठीक है। ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, यहाँ पे एच पे नहीं आएगा, ये ई पे आएगा कि ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो इसमें रेड बॉल ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर दो बैग होते तो एच आई, एच वन, एच टू, एच थ्री ऐसे चल रहा है, तो उसमें बैग बी आ जाता, बैग सी आ जाता। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ए बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, बी बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और सी बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये कर रहे थे। उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, सबको ऐड कर दे रहे थे और ऊपर रख लेते थे हमारे फेवर वाला। यहाँ पे भी यही कर रखा है। देखो फॉर्मूला देखो एक बार, यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो ई है ये ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी अकर्ड है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब तो हमारे पास में तीन बैग्स हैं ए, बी और सी, ठीक। इनमें हमारे पास रेड और व्हाइट बॉल्स हैं, तो हमें रेड बॉल निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ई रिप्रेजेंट करता है कि ऑलरेडी रेड बॉल आ चुकी है। अब वो बैग बी में से आई है, इसके क्या केसेस हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एच, एच क्या रिप्रेजेंट करता है, बैग्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ए बैग को चूज करने की, ठीक है, और ए में भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ए ऑलरेडी हमने चूज कर लिया है, उसके बाद में रेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये 1 2 3 4 आएगा, यानी कि जितने हमारे पास बैग्स हैं उन सबके लिए करना है। तो बैग बी को चूज करा, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, बैग सी को चूज करा, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। इन सभी में से जो हमारे फेवर का है वो आपको ऊपर लिख देना है, इनकी बी इंटू में रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर ऑलरेडी रेड आ चुका है तो वो बी में से निकाला था इसकी प्रोबेबिलिटी। यही फॉर्मूला बन रखा है, बस ये हमने डायरेक्टली सीखा। आपको इसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो बस उस चीज के लिए याद कर सकते हैं आप इसे। इससे क्वेश्चंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन हमने बिना फॉर्मूले के सीख लिए हैं। सो ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके इस वाले टाइप पे, जिसमें हम ईयर्स, डेज के बारे में, नंबर्स, बल्ब्स, इस सब के बारे में क्वेश्चन सीखेंगे। अब इजी टाइप्स रह गए, बस थोड़ा सा यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। सेट थ्योरी में जितना हम ज्यादा सीख लेंगे उतना ज्यादा आपका सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर आसान हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आप इस कोर्स को लाइक शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू।